दोस्तों, प्लान बी तब बनाया जाता है जब प्लान ए के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिसेंटली अमित शाह ने ANI को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी इस बार पूरे बहुमत से सरकार में आएगी। प्लान बी तब बनाना पड़ता है जब प्लान ए में 60% से कम संभावना हो। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि 100% मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आएंगे। 2019 में भी इसी प्रकार का डिस्कशन इलेक्शन के एंडिंग में किया गया था। अगर पूरा बहुमत ना मिला तो बीजेपी क्या करेगी, प्लान बी क्या होगा, मोदी PM रहेंगे या कोई और। इस बार फिर से यही डिस्कशंस मार्केट में कॉमन है, स्पेशली अमित शाह के दिए गए बयान के बाद। लोगों में ये डिस्कशन है कि क्या बीजेपी ने प्लान बी एक्टिवेट कर लिया है। अमित शाह को ऐसा कहना क्यों पड़ा? अगर मेजॉरिटी नहीं आई तो कौन सी पार्टीज हैं जिनके सपोर्ट के लिए बीजेपी जोर लगाएगी? क्या सपोर्ट देने वाले पार्टीज को मोदी एज प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट एक्सेप्टेबल होंगे? आइए इन्हीं सब मुद्दों पर करते हैं ढंग की बात। दो 2019 में NDA की ताकत में सबसे ज्यादा सीट्स बीजेपी को थी, 303। इसके बाद शिवसेना जिसने 18 सीट जीती थी। इसके बाद नीतीश कुमार की JDU जिसने 16 सीट्स जीती। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी जिसने 6। इसके अलावा NDA के कुछ दूसरे पार्टनर्स भी थे जिन्होंने 1-1, 2-2 सीट जीती थी। अब सबसे बड़ा पार्टनर शिवसेना इसमें फूट पड़ चुकी है। मोदी जी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को नकली सेना इलेक्शन रैलीज में कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथियों, नकली शिवसेना ने बाला साहब के हर सपने को चूर चूर कर दिया है। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है और अब ये सारे फैक्टर्स महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को मिली सिंपैथी में कन्वर्ट हो रहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट करेगी। हमारी जो सपोर्ट है ना, हमारी सपोर्ट हम लोग हारेंगे नहीं। हम लोग महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र में रहते हैं और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को ही सपोर्ट करेंगे। सब तो उसके सपोर्ट में है ना, करे हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। शिंदे गुट जो कि भाजपा के साथ है, अब ये कितनी सीट्स लाएगा ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन हवा महाराष्ट्र में बीजेपी के साइड से नहीं है, ये तो श्योरली कहा जा सकता है। इसके बाद आइए नीतीश कुमार पर, जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाने में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन बाद में बीजेपी के साथ चले गए। Reports suggest that Chief Minister Nitish Kumar is planning to join hands with the Bharatiya Janata Party yet again. इंडी गठबंधन के नेताओं को एकजुट करने वाले नीतीश कुमार आउट हो चुके हैं। नीतीश अब बिहार में मोदी को जिताएंगे। बिहार के वोटर्स का उनके अंदर घटा कॉन्फिडेंस और एंटी इनकम्बेंसी फॉर JDU ये देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बिहार में उनका कुछ खास बनेगा नहीं। प्रशांत किशोर के एनालिसिस की माने तो बस उन्हें कुछ सीट्स ही आएंगी। ये दोनों पार्टीज ने 2019 में यानी 18 और 16 मिलाकर 34 सीट्स में से कंट्रीब्यूट किया था NDA को। अब आइए साउथ इंडिया की तरफ। साउथ इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट पार्टी अन्ना द्रमुक, इनके साथ भी कोalition बीजेपी का टूट चुका है। इसीलिए तमिलनाडु में वोटर परसेंटेज इंक्रीज होने के बाद भी सीट्स कितनी होंगी ये कह पाना बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल है। पंजाब में भी पुराना पार्टनर शिरोमणि अकाली दल अब NDA का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा फार्मर प्रोटेस्ट, रेसलर प्रोटेस्ट के चलते पंजाब और हरियाणा बेल्ट का वोटर बीजेपी से थोड़ा सा दूर नजर आता है। इसका भारी इम्पैक्ट पूरी कैलकुलेशन पर जरूर पड़ेगा। तो ये सारे मुद्दों को देखें और कैलकुलेशंस को समझें तो अब सवाल ये है कि बीजेपी के पास अब कौन सी पार्टी से कोलैबोरेशन का मौका मौजूद है। तो इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कर्नाटका की जनता दल सेक्युलर है, आंध्रा की TDP और महाराष्ट्र की शिवसेना एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी अजित पवार। इसके अलावा NDA में कोई बड़ा पार्टनर नहीं है। आज बीजेपी के साथ कोई भी मजबूत रीजनल पार्टी खड़ी हुई नहीं है। इसीलिए अगर 272 का आंकड़ा बीजेपी मिस करती है
तो एनडीए के अलाइज में कोई खास रोल प्ले करने वाला प्लेयर नहीं है। तो ऐसे केस में वो पार्टीज जो आज इंडिया आघाड़ी का पार्ट नहीं है, वो रीजनल पार्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। अब आइए देखते हैं कि वो कौन से प्लेयर्स हैं जिनकी मदद बीजेपी ले सकती है। इनमें सबसे पहले है जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस। बीजेपी का आंध्रा में कोई खास परफॉर्मेंस हो या न हो, वाईएसआर कांग्रेस को इससे कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है और पोस्ट इलेक्शन वो बहुत ही की रोल प्ले करेंगे। इससे पहले भी वाईएसआर कांग्रेस ने बीजेपी को हर बिल पास करने में सपोर्ट किया है। बीजेपी को लोकसभा में मेजॉरिटी हासिल थी, लेकिन इसके बावजूद भी राज्यसभा में उन्हें मेजॉरिटी नहीं थी। ऐसे टाइम पर वाईएसआर कांग्रेस ने उनकी बिल पास करवाने में मदद की है। दूसरे हैं नवीन पटनायक और उनकी बीजू जनता दल। उसकी भी स्टोरी लगभग यही है। बीजेपी और उनके रिलेशंस बहुत ही पुराने हैं। इनफैक्ट बीजू जनता दल की स्थापना ही बीजेपी की वजह से हुई है। यहाँ ट्रिक ये है कि बीजेपी स्टेट में उनकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट ऑपोजिशन पार्टी है और सेंटर में अगर सपोर्ट चाहिए तो बीजेपी को स्टेट में अपने पैर पीछे खींचने पड़ेंगे। इसके बाद कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका सपोर्ट मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। इसमें इम्पोर्टेंट नाम है ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस का। इसका भी सपोर्ट लेने के लिए बीजेपी कोशिश कर सकती है और ये सपोर्ट देंगे, इस बात को भी नेगेट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना कि नजर आता है। स्टेट में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में अस्तित्व की जंग जारी है। इसको देखते हुए कोई प्रेडिक्शन बहुत ही मुश्किल है। इंडिया अलायंस से उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनका वोट बैंक आता है सेक्युलर और लेफ्टिस्ट बेस से। बीजेपी का हिंदुत्व अपील बंगाल में एक स्पेसिफिक वोटर ग्रुप को अपील करेगा। वो बहुत ज़्यादा सेक्युलर और लेफ्टिस्ट वोट बैंक को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसीलिए वो इंडिया अलायंस के साथ न जाते हुए इंडिपेंडेंट लड़ रही हैं। ऑल इन ऑल बंगाल का कैलकुलेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अलावा इंडिया अलायंस की कुछ पार्टीज ऐसी हैं जिन्हें बीजेपी अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो सकती है। इनमें सबसे ज़्यादा राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे हैं। ये दोनों पार्टीज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। उद्धव बाला साहेब ठाकरे 21 सीट पर लड़ रहे हैं और शरद पवार गुट 10 सीट्स पर महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं। इसी तरह दोनों को मिला दें तो 31 सीट्स होती हैं। अब इनमें से ये दोनों मिलाकर अगर 20 भी जीत जाती हैं तो ये बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करेंगी, चाहे इंडिया अलायंस को सपोर्ट करने में हो या कि बीजेपी के साथ जाने में। इसके बाद आखिरी बात ये कि अगर इन पार्टीज को सपोर्ट चाहिए तो क्या इन्हें मोदी एज प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट मान्य होगा? इसके चांसेस भी बहुत कम है। सवाल अटपटा जरूर लगता है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है कि अमित शाह ने एक इंटरव्यू में इसके बारे में बात की है। उद्धव बाला साहेब ठाकरे, शरद पवार, ममता बनर्जी के लिए ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसे टाइम पर आरएसएस का इंटरवेंशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा और अल्टरनेटिव चेहरे कौन से हो सकते हैं इस पर भी हम कुछ न कुछ आंकलन कर सकते हैं। इनमें सबसे टॉप पर है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान का करियर एक आम कार्यकर्ता से लेकर स्टेट लीडर तक के है। उनकी न सिर्फ ग्रास रूट पर पकड़ है बल्कि संघ के अंदर भी और पार्टी में भी उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा नितिन गडकरी का भी नाम इम्पोर्टेंट है। उनके काम का स्टाइल यूनिक है। हर एक पार्टी को प्रोजेक्ट्स देते हैं, मदद करते हैं और वर्किंग स्टाइल में सबको इंक्लूड करते हैं। इसीलिए उनका नाम भी प्रोबेबल लिस्ट में हो सकता है। इन नामों के अलावा भी राजनाथ सिंह और दूसरे लीडर्स हैं जिनके नाम कहे जा सकते हैं, या आरएसएस कोई सरप्राइज पैकेज भी लेकर आ सकती है। इन सब बैकग्राउंड में अमित शाह का एएनआई को दिया स्टेटमेंट कि मोदी ही लीड करेंगे समझा जा सकता है। पोस्ट इलेक्शन सिनारियो दोस्तों यकीनन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आप हमको कमेंट करके बताइए पोस्ट इलेक्शन किसको कितनी सीटें आ सकती हैं, कौन प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हो सकता है, क्या बीजेपी इंडिपेंडेंटली 272 का आंकड़ा क्रॉस करेगी या इस बार इंडिया अलायंस बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आएगी। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।